हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आजकल मैं आपकी कमेंट क्वेरीज़ के ऊपर ही वीडियो बनाती हूँ गाइस। तो ऐसे कॉमन कमेंट्स मैं सेलेक्ट करती हूँ जिनमें कॉमन इश्यूज़ होते हैं ऑटिज्म के। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट कमेंट की तरफ। तो आज का फर्स्ट कमेंट मैंने सेलेक्ट किया है गाइस। मैम, मेरा बेटा भी 5 ईयर्स का है, 5+ ईयर का है, बट उसको कैसे पढ़ाऊँ? वो बुक देखते ही भाग जाता है और कोई गेम भी अगर उसको खिलाने के लिए बिठाते हैं तो सारा सामान उठाकर अपनी अलमीरा में रख देता है, यानी कि उसको किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगी गाइज, आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट्स में ये चीज़ भी पूछते हैं कि क्या होगा अगर हम लोग ऑटिस्टिक बच्चों को कोई थेरेपी प्रोवाइड ना करें, उनके साथ कोई वर्क ना करें और उनको मतलब नेचर के भरोसे छोड़ दें। जैसा कि हम लोग नॉर्मल किड्स को देखते हैं, वो सब कुछ अपने आप सीखते हैं, अपने आप उनका लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट होता है, एवरीथिंग सब कुछ, वो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उनकी वो अपने आप ही हो जाती है। तो ऑटिस्टिक बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो कैसा होगा अगर उनको थेरेपीज़ प्रोवाइड ना की जा सकें? तो इसका बहुत ही सिंपल सा ईजी सा आंसर है गाइस। अगर आप थेरेपी उन बच्चों को नहीं देंगे तो क्या होगा? उनका जो लॉस्टिंग बिहेवियर है वो कैरी ऑन रहेगा, एक हद तक इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लॉस्टिंग के साथ उनका जो स्टीमिंग बिहेवियर है उसको अगर स्टार्टिंग में अर्ली ईयर्स में आप लोगों ने ट्रीट नहीं किया तो स्टीमिंग बिहेवियर ही इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि बच्चे में बिहेवियरल इश्यूज़ भी और ज़्यादा हो जाएंगे और आप उस बच्चे को हैंडल ही नहीं कर पाओगे। तो ये बात सब लेवल्स में अप्लाई होती है, चाहे वो माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है या फिर सिवियर ऑटिज्म है। तीनों ही लेवल में आपको बच्चे को थेरेपीज प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी, तभी आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो माइल्ड ऑटिज्म है वो भी आपको मॉडरेट में चेंज होते हुए दिखेगा, क्योंकि माइल्ड ऑटिज्म में भी सेंसरी इश्यूज होते हैं। तीनों लेवल में सेंसरी इश्यूज होते हैं बच्चों में। तो जो सेंसरी इश्यूज अगर बच्चे में है, माइल्ड लेवल में है, अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे हो तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट होगा जब आप थेरेपी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ओवरऑल ये चीज़ जो है वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थेरेपी का जो इंपॉर्टेंस होता है वो हम सबको पता है गाइस। थेरेपी बेसिकली हम लोगों को सिखाती है कि आपको अपने बच्चे के साथ कनेक्ट कैसे करना है। स्टार्टिंग में जब आप उस स्टेज में होते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि मैं अपने बच्चे के साथ कनेक्ट कैसे करूं। 2-3 साल की एज मेरे बच्चे की हो चुकी है और मेरा बच्चा अभी तक मेरे बुलाने पर पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं देता है, अपने नेम रिस्पॉन्स तक नहीं करता है, इवन मुझे मम्मी कह के भी नहीं बुलाता है। ऐसे में मैं अपने बच्चे के साथ कनेक्ट कैसे करूं? तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है थेरेपी। तो थेरेपी में जब आप फन बेस्ड कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, आप अगर आप घर पे भी कर रहे हो तब भी आपको नॉलेज गेन करना पड़ता है कि मेरे बच्चे में बेसिकली आप लोगों को ये नॉलेज गेन करना पड़ता है कि ऑटिज्म में क्या क्या इश्यूज़ होते हैं। सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, फाइन मोटर इश्यूज़ होते हैं, ग्रॉस मोटर इश्यूज़ होते हैं, लॉजिकल जो थिंकिंग है बच्चों की वो डेवलप नहीं हो पाती है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत वीक होता है, नेम रिस्पॉन्स, आई कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, बच्चे लॉस्ट रहते हैं। तो ये सब नॉलेज आप गेन करते हो, फिर आप आइडेंटिफाई करते हो कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम मेरे बच्चे में है। फिर आप एक थेरेपी का प्लान बनाते हो कि हाँ ये इश्यूज़ मेरे बच्चे में हैं और इनके लिए मुझे सॉल्यूशन ढूंढने हैं और इनके लिए मुझे एक्टिविटीज़ करवानी है, इनके लिए मुझे थेरेपी की एक्टिविटीज़ चाहिए। तो वो अगेन आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कि इसका क्या क्या सॉल्यूशन है, देन आप घर पे थेरेपी करते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी करोगे, नहीं। तो प्रोफेशनली कर रहे हो या फिर घर पे कर रहे हो, आप एक प्रॉपर तरीका फॉलो करते हैं। सबसे पहले सॉर्टिंग मैचिंग हो गया, वो फन बेस्ड एक्टिविटी होती हैं जिससे बच्चे को मज़ा आता है और बच्चा उन एक्टिविटीज़ को बार बार करने की कोशिश करता है, उसको अच्छा लगने लगता है। फिर आप थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेवल पे बच्चों को लेके जाते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सा पजल गेम, ताकि बच्चा अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए पजल्स पे, या फिर आप पैकबोर्ड यूज़ करते हो। बहुत सारी सॉर्टिंग मैचिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, मैचिंग आप करवाते हो। तो ये सब धीरे धीरे लेवल पे जाते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप बच्चे को इजी से कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जा रहे हैं, जिससे बच्चे को वो चीज़ें टफ नहीं लग रही हैं, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। ब्रेन फंक्शनिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत पुअर है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेप बाय स्टेप
बच्चों के साथ काम करें, जिससे बच्चे को वो चीज़ डिफ़िकल्ट भी ना लगे। अगर बच्चे को डिफ़िकल्ट, अगर आपने सही तरह से वो प्लान फॉलो नहीं किया, बच्चे के लेवल के हिसाब से आगे की एक्टिविटीज़ आप बच्चे को दे रहे हो, ऑब्वियसली बच्चे को वो चीज़ डिफ़िकल्ट लगेगी और बच्चा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। और बार बार बच्चे को जब वो फेलियर मिलेगा तो डिमोटिवेट होकर फिर बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और किसी भी एक्टिविटी में कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि घर पे अगर आप थेरेपी करा रहे हो तो भी एक प्रॉपर प्लान फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और ये भी देखना है कि मेरे बच्चे का लेवल कितना है, कितना वो सीख पा रहा है, कितना वो रेडी हो पा रहा है। इजी से जब आप अपने सॉर्टिंग मैचिंग की एक्टिविटीज छोड़ दी, आप राइटिंग के लेवल पे बच्चे को लेके जा रहे हो, पेंसिल पे आप उसको पेंसिल होल्ड करवा रहे हो, तो पहले उसको उसको प्री प्रिपेयर करते हो, उसकी फाइन मोटर स्किल के ऊपर आप वर्क करते हो, जिसमें आप फिंगर एक्टिविटीज कराते हो, चाहे वो क्लिप्स लगाना हो, चाहे वो पैक बोर्ड हो, चाहे वो क्ले वर्किंग हो, तो वो आप प्री प्रिपेयर करते हैं ना अपने बच्चे को। उसके बाद आप स्क्रिबलिंग सिखाते हो, आप कोई लाइन नहीं सिखाते हो बच्चे को, आप से ओनली बच्चे को स्क्रिबल करने देते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बच्चे को वो चीज़ उसमें जब स्क्रिबल कर रहा है तो उसमें कुछ भी उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चा धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहा है राइटिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से फटाफट पेंसिल पकड़ी और बच्चा लिखो स्टैंडिंग लाइन, बच्चा लिखो स्लीपिंग लाइन, बच्चा लिखो A B C, तो वो तो हम नहीं करते हैं ना। तो वो उसी चीज़ से वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि बच्चा जो है वो डिमोटिवेट ना हो, इन सब चीज़ें से वो घबराए ना, डरे ना, उसको उन चीज़ों में मज़ा आए और वो मज़े मज़े में ही इस चीज़ को सीख जाए। तो ये चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कमेंट में इसलिए मैंने ये सब चीज़ें बताई कि हो सकता है इनसे भी ये गलतियां हुई हों, इन्होंने पहले थेरेपी पे इतना ज़्यादा ध्यान ना दिया हो, 5 ईयर में आके ये ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, क्योंकि समटाइम्स वो ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे वो अवेयर नहीं है कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तो क्या करेंगे, तो जब वो अवेयर होते हैं तो उसी टाइम पे वो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मुझे पता चल रहा है कि 5 ईयर में जाके कि हाँ ये जो पर्टिकुलरली मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है वो ऑटिज्म नाम का डिसऑर्डर है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे। तो उस टाइम पे जब आप थेरेपी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 0 से ही स्टार्ट करना है, वही प्लान फॉलो करना है, सॉर्टिंग मैचिंग, देन बच्चे का जो जितना वो, और ओटी का जो प्लान होता है, मैंने भी अपने चैनल पे ओटी का एक वीडियो मैंने शेयर किया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उस वीडियो से आपको आइडिया लगेगा कि ओटी का जो 1 घंटे का सेशन होता है उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे बच्चे के डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर वर्क होता है, लॉजिकल थिंकिंग, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, कॉन्सेंट्रेशन, अकेडमिक। तो वो अगर आप उस प्लान को देखोगे, 1 घंटे का सेशन है, वो मैं डेली रिपीट करती थी उसको 3 टाइम, तो आप समझ जाओगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कैसे मुझे प्लान करनी है 1 घंटे में। तो दिन में 3 टाइम आपको वो सेशन रिपीट करना होता है, तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। तो आपको 0 से ही स्टार्ट करना होगा। तो उस बच्चे के सामने अगर आपने पहले एकेडमिक नहीं कराया है तो 5 ईयर्स में जाके आप एकदम से उसके सामने बुक नहीं रख सकते ना, वो उसको क्या समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो धीरे धीरे वो लेवल आपको अचीव करना है। तो और ये भी ध्यान रखना है, एज मैटर नहीं करती, आपको अपने बच्चे का लेवल देखना है कि मेरे बच्चे का लेवल, उसकी लर्निंग स्पीड कैसे है, उसी हिसाब से उसको एकेडमिक कराइए या दूसरी एक्टिविटीज़ कराइए। एज नहीं देखनी है कि 5 ईयर का बच्चा तो ये कर सकता है तो मुझे भी अपने बच्चे को ये कराना चाहिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। सो नेक्स्ट कमेंट है गाइस, मैम मेरे बेटे को ABA थेरेपी कंटिन्यू है। सॉरी मैम, वो वाली मैम बहुत नेगेटिव कमेंट्स करती रहती हैं मेरे बेटे को लेकर। जब वो अच्छा करता है तो वो उसको प्रेज़ करती हैं, बट जब वो कुछ टास्क या एकेडमिक में कुछ नहीं कर पाता तो वो मैम मेरे बेटे को बोलती हैं कि ये कुछ नहीं समझता और उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है एट्सेट्रा, प्लीज़ गाइड मी मैम, मैं बहुत लो और डिप्रेस फील करती हूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी योर ओपिनियन। तो सबसे पहले तो ABA थेरेपी का आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस। ABA थेरेपी मेनली किन बच्चों के लिए होती है, उन बच्चों के लिए, उन ऑटिस्टिक बच्चों के लिए या ADHD बच्चों के लिए जिनको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जिनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी का कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली उनमें बिहेवियरल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं उनकी डेली लाइफ में, तो उन बच्चों को ABA थेरेपी जो है सजेस्ट की जाती है। तो सबसे पहले तो ये बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है अगर आपके बच्चे को OT का ज़रूरत है और स्पीच थेरेपी का ज़रूरत है तो आप वही कराइए। तो
यहाँ पे जैसे ये बोल रही हैं कि अगर बच्चा एकेडमिक में अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसका लैंग्वेज अच्छा नहीं है, और ये जैसे मेंशन कर रही हैं कि बच्चे को अभी भी, जो इस कमेंट से मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चे को अभी भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, उसका लैंग्वेज इतने अच्छे से डेवलप नहीं है, उसको ओटी और स्पीच थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग में भी प्रॉब्लम है। तो ओनली बिहेवियरल इश्यूज़ के लिए जो है वो हम लोग एबीए थेरेपी चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप ओटी और स्पीच थेरेपी पे ध्यान दीजिए, एबीए थेरेपी अभी आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और अगर ये सब इश्यूज नहीं हैं और वो थेरेपिस्ट ही पर्टिकुलरली प्रॉब्लम कर रही है तो डेफिनेटली आपको थेरेपिस्ट चेंज करना चाहिए, क्योंकि एबीए थेरेपी में पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो उसी के ऊपर वो एबीए थेरेपी बेस्ड होती है। तो जैसा कि ये बोल रही हैं कि जब वो अच्छा करता है तो वो प्रेज करती हैं, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन करना है या उसको कोई ऐसा पनिशमेंट देना है। एबीए थेरेपी को मैंने अपने जस्ट रिसेंट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जैसे वो थेरेपिस्ट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का जो वो यूज़ कर रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे बच्चे का और जो पेरेंट्स हैं उनका दोनों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो रहा है, और इससे बच्चा जो है वो अपना इंटरेस्ट लूज कर जाएगा, वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा। गाइस, ये जो थेरेपी का तरीका है, इनका एबीए थेरेपी का तरीका, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मुझे लगता है इनको अपना थेरेपिस्ट चेंज करना चाहिए। और अगर आपके बच्चे में अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज रिलेटेड अभी भी प्रॉब्लम्स हैं तो आपको ओटी और स्पीच थेरेपी के ऊपर फोकस करना चाहिए। एबीए थेरेपी आप बाद में ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी समझना ज़रूरी है। दो समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे में सिर्फ बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, उनको ओटी और स्पीच थेरेपी का कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो फिर भी पेरेंट ओटी और स्पीच थेरेपी करा रहे होते हैं तो एबीए को वो छोड़ देते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि मेरे बच्चे को कौन सी थेरेपी की ज़रूरत है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट कमेंट गाइस, अभी वो मेरे सामने कमेंट है नहीं, लेकिन मैं उसका स्क्रीनशॉट ढूंढ के लगा दूंगी। तो रिसेंटली ही अभी वो कमेंट आया था जिसमें जो लास्ट वीडियो मैंने हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म का भी डिस्कस किया, तो उसी के ऊपर वो वीडियो था जहां पे वो मेंशन कर रही थी कि उनका बच्चा भी हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है, ऑटिस्टिक है, लेकिन वो सोशली बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लैंग्वेज भी अच्छी है। और कुछ टाइम पहले, कुछ 7-8 महीने पहले शायद उन्होंने मुझे उस बच्चे का इंस्टाग्राम पे शायद वीडियो भी दिखाया था, और मैंने तब भी, उन्होंने बोला है कि आपने तब भी बोला था कि उनके बच्चे को ऑटिज्म नहीं लग रहा है। यानी कि ये मेरा ओपिनियन उस टाइम पे भी यही था, मैंने यही बोला था उनको कि मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है। तो वो वहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर रही हैं, आई थिंक यही याद आ रहा है, मैं यहाँ पे लगाऊंगी उसका स्क्रीनशॉट की 2-3 साल में ही उनकी लैंग्वेज जो है वो बच्चे की अच्छे से डेवलप हो गई थी, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। प्रेजेंटली बस एक ही इशू है कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, बिहेवियरल इशूज़ उसमें कुछ हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप बोल रहे हैं कि हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में बच्चे सोशली अच्छा नहीं करते हैं, सोशली ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो मेरा बच्चा तो ऐसा है, तो ये चीज़ मुझे समझाइए। तो एक तो सबसे पहली बात गाइस, उस बच्चे का मैंने वीडियो देखा है और उसी टाइम पे मैंने उनको बोला है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और मतलब उनकी जो ऑटिज्म जर्नी है वो बढ़ भी उसी डायरेक्शन में रही है। यानी कि अभी बच्चा ऑलमोस्ट नॉर्मल होने वाला है, ओनली उसमें जो एक जिद्दीपन होता है जो कि नॉर्मल बच्चों में भी होता है, तो ऑलमोस्ट वो बच्चा नॉर्मल होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है 5 ईयर से पहले। तो इस बच्चे को हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म हम लोग नहीं बोल सकते गाइस। ये वही कैटेगरी है जहाँ पे या तो वो माइल्ड ऑटिज्म विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी था, या फिर सिंपल उसको स्पीच डिले का प्रॉब्लम था, या फिर वही बात है कि ऑटिज्म समटाइम्स रॉन्गली डायग्नोस हो जाता है। आजकल तो आपने भी देखा है कि कुछ साइकेट्रिस्ट तो 2 साल में भी बोलते हैं कि अभी कुछ और वेट करो, अभी तक उस बच्चे को हम लोग ऑटिज्म का डायग्नोसिस नहीं दे सकते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये वही कैटेगरी है। तो इसीलिए मुझे अभी थोड़ा सा खुशी हो रही है कि उस टाइम पे भी मैंने वो वीडियो देख के उनको वही ओपिनियन दिया था कि ये बच्चे में ऑटिज्म बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है। तो एक तरह से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया कि कम से कम अभी इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है कि कम से कम 2 मिनट और 3 मिनट के वीडियो देख के भी मुझे वो चीज़ समझ में आ रही है कि बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है। तो वो चीज़ें अभी काम में आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने अपने सराउंडिंग में देखा है, खुद अपने बच्चे की जर्नी मैंने देखी है।
ऑटिस्टिक बच्चों से जो कुछ भी मेरे कॉलोनी में है, तो मैं देखती रहती हूँ कि किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं। उस टाइम से मैंने उनको देखा है जब वो अर्नब के साथ थेरेपी सेंटर में थे। तो अभी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा वो चीज़ पता चल जाती है कि हाँ, ये ऑटिज्म जर्नी कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रही है। हालांकि कभी भी प्रेडिक्ट करना जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है 100% कि हाँ, जो आप राय दे रहे हो वो बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने उनको यही बोला था कि शायद उसको ऑटिज्म नहीं है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो ओपिनियन जो है वो बिल्कुल सही था। तो यही है डियर, उसको आप हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म नहीं बोल सकते हैं। हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म का मतलब ही यही है कि बच्चा ऑटिस्टिक है, उसमें सेंसरी इश्यूज भी हैं, बिहेवियरल इश्यूज भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चा हाई फंक्शनिंग है। यानी कि बच्चा इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है, लेकिन फिर भी ऑटिज्म के जो सिम्टम हैं वो उसके साथ रहते हैं। और ये बच्चे, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि मास्क करना सीख जाते हैं, यानी कि पब्लिकली अपने ऑटिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं उनको हैंडल करना सीख जाते हैं, या बिल्कुल भी शो होने नहीं देते हैं। इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज इनका होता है, तो पता नहीं चल पाता है, पब्लिकली ये शो नहीं करते हैं इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको वो डिफरेंस ज़रूर समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बिल्कुल नॉर्मल भी लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा वो डिफरेंट है। तो कुछ इस तरह की हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म की जो मतलब आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का वो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म जो है वो एक पिक्चर अपने दिमाग में बना सकते हो कि कैसी होती है। नेक्स्ट कमेंट है गाइस, मैम मेरा ऑटिस्टिक चाइल्ड डिप्रेशन में रहता है लंबे टाइम से, प्लीज़ एडवाइस। तो ये बिल्कुल रिलेटेड भी होता है। समटाइम्स पेरेंट्स खुद डिप्रेशन में होते हैं। तो आई थिंक मुझे याद भी आ रहा है कि ये सेम ही आईडी से कमेंट था जिसमें पेरेंट को भी उन्होंने बोला था कि मुझे भी ऑटिज्म डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। तो अगर आप खुद ऑटिज्म डिप्रेशन में हो, आप खुद इतना ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो, खुद आप इतना ज़्यादा सोशली रहते ही नहीं हैं, डिप्रेशन में जब भी कोई व्यक्ति होता है तो अमूमन वो आइसोलेट रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो उसका सीधी सी बात है बच्चे पे भी वही असर पड़ता है। तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। इसीलिए मैंने आप लोगों को हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि जितना हो सके उतना जल्द से जल्द आप लोगों को ये जो ऑटिज्म का शॉक होता है, डिप्रेशन होता है, उससे पहले खुद को बाहर निकाल लेना चाहिए। तभी आप अपने बच्चे के साथ कुछ वर्क कर सकेंगे और अपने बच्चे को हेल्प कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप अगर खुद पॉजिटिव हैं गाइस, मैंने खुद ये चीज़ महसूस की है कि अगर आप खुद एक आराम से लाइफ जी रहे हैं, एक अपने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, खुद आप एक मतलब रिलैक्स हैं, तो बच्चा भी आपको रिलैक्स दिखेगा। लेकिन अगर आप खुद पैनिक कर रहे हैं, खुद आप इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, एग्रेसिव हैं, तो सेम चीज़ आपको बच्चे में भी दिखेगी, क्योंकि बच्चा 100% आपको ही फॉलो करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सराउंडिंग में उसके कनेक्शन तो अभी भी नहीं होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग। तो बच्चा 24 घंटे आपके साथ ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आएगी जिनके बच्चे 7-8 साल के हैं, 9 साल के हैं, आपको फुली कॉपी करते हैं, आपके बिहेवियर को, आपकी अच्छी बातों को भी कॉपी करते हैं, आपकी बुरी बातों को भी कॉपी करते हैं। तो ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ये गाइस की ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को जैसे पहले वाले कमेंट में मैंने बोली है कि इवन 11 साल की एज है अर्नब की, तब भी हम लोगों को पूरा केयर रखना पड़ता है कि उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम लोग डेली बेस पे वर्क कर सकें। तो अब भी सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। अब भी वो सिचुएशन नहीं है कि उसको हम लोग अपने हाल पे छोड़ दें और वो अपने आप को कुछ भी करके खुद एंगेज कर सके। तो करता भी है, लेकिन फिर भी अभी भी हम लोगों को उसको हेल्प करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली अगर बच्चे का जो ब्रेन है वो अंगेज है, किसी न किसी काम में लगा है, बच्चे को एंटरटेनमेंट मिल रहा है, ब्रेन में डोपामिन लेवल अच्छे से सीक्रेट हो रहा है, तो डेफिनेटली बच्चे में डिप्रेशन की नौबत आएगी ही नहीं। और जब आप डेली बच्चे से इंटरेक्ट करते रह रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, उसके साथ खुद इन्वॉल्व हो, तो बच्चे का आपके साथ बॉन्ड अच्छे से बना रहता है और बच्चा कहीं ना कहीं नॉन वर्बल तरीके से ही लेकिन सब कुछ इंडिकेट करते रहता है। आप समझ सकते हो कि हाँ, मेरे बच्चे को अब किस चीज़ की नीड है। तो यही मैं बोलूँगी गाइस कि चाहे कितना भी बड़ा बच्चा है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप अपने काम में लगे हो और पूरा दिन बच्चा अपने में ही खोया है, जो भी कर रहा है कुछ भी वो ऐसा कर ही नहीं रहा है जिससे कि उसको कुछ बेनिफिट हो। अगर डेली वो वही स्ट्रीमिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, तो डेफिनेटली वो या तो डिप्रेशन में जाएगा या फिर उसका बिहेवियर वायलेंट होगा। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसी तरह से
आप लोगों को भी हैबिट पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि अभी जब मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कौन करेगा, अभी हमारी एज भी हो रही है तो कैसे हम लोग डेली उसके साथ पूरा पूरा दिन लगे रहेंगे। तो वो चीज़ भी नेगेटिविटी दिमाग में भरती है, लेकिन ये चीज़ तब नहीं रहती है जब वो आपका हैबिट ही बन जाता है। अब ये मेरी हैबिट है, मैं अगर किचन में काम कर रही हूँ या मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, फिर भी 24 घंटे मेरे दिमाग में ये चीज़ लगी रहती है कि अभी इस टाइम पे अर्नब क्या कर रहा है, कहीं वो ऐसे खुद से तो टाइम पास नहीं कर रहा है या कुछ भी ऐसा स्ट्रीमिंग बिहेवियर तो नहीं कर रहा है। तो वो हैबिट ही हो गई है। तो मैं इमीडिएटली उसको बोलती हूँ कि हाँ उठो, ये जाके ये करो वो करो। तो उसको भी वो ट्रेनिंग हो गई है कि मेरे एक बार बोलने से वो चीज़ करने में वो लग जाता है। तो ये एक तरह का शेड्यूल है, हैबिट है जो आपको भी बनानी है और बच्चे को भी बनानी है। और जब ये हैबिट बन जाती है तो दोनों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ आराम से चलता रहता है। सो ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई थिंक आप लोगों को हेल्प होगा इस एक्सपीरियंस से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।